जो सेल थ्योरी है, कोशिका सिद्धांत, उसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ऑल सेल्स दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वर्च्योव ने कहा था कि सभी कोशिकाएं दूसरी पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा ही निर्मित होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं उस प्रक्रिया की जो एक कोशिका को विभाजित करके और पुत्री कोशिका का निर्माण करता है, और यह प्रक्रिया है माइटोसिस या समसूत्री विभाजन। तो चाहे जंतु कोशिकाएं हो चाहे पादप कोशिकाएं हो, उनका विभाजन एक विशिष्ट प्रक्रिया के द्वारा होता है जिसको हम माइटोसिस या समसूत्री विभाजन कहते हैं। माइटोसिस शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है। ग्रीक में माइटोस का मतलब है रैप्ड थ्रेड यानी लिपटा हुआ धागा, और लैटिन ओसिस का मतलब है वह प्रक्रिया या प्रोसेस। सो बेसिकली जो समसूत्री विभाजन या माइटोसिस है वो न्यूक्लियर डिवीजन की एक प्रक्रिया है जिसमें क्रोमैटिन, जो धागों रूपी संरचना के रूप में नजर आता है, वो स्प्लिट हो जाता है या दो डॉटर न्यूक्लियाई का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न स्टेजेस में विभक्त होती है। मोटे तौर पे देखा जाए तो एक तैयार होने वाला फेज, दैट इज इंटरफेज, इन विच द सेल इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ टू डिवाइड, और दूसरा जो विभाजन की प्रक्रिया है दैट इज एम फेज। जो इंटरफेज है ये विभिन्न उप अवस्थाओं में सब स्टेजेस में डिवाइडेड होता है, G1, S और G2। और जो एम फेज है उसमें भी न्यूक्लियस का विभाजन होता है या न्यूक्लियर मटेरियल का विभाजन होता है। एक न्यूक्लियस दो डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करता है, दैट इज दिस प्रोसेस इज द कार्योकाइनेसिस। और जो कोशिका का साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, वो भी विभाजित होकर के और दो पुत्री कोशिकाओं में बट जाता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज साइटोकाइनेसिस। So basically by the process of mitosis दो जेनेटिकली समान पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगर हम इसके विभिन्न चरणों को डिटेल में समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले है किसी कोशिका का तैयार होना जिससे वो विभाजित होना शुरू कर सके। This phase in which the cell prepares itself to divide is known as the interphase stage. यह सबसे लंबी प्रक्रिया है किसी भी सेल साइकिल की। इसमें सर्वप्रथम जितने भी सेलुलर कंटेंट्स हैं वो बनते हैं क्रोमोसोम्स को छोड़ करके। क्रोमोसोम्स यहाँ पे नहीं डुप्लीकेट हो रहे हैं, वो रेप्लिकेट नहीं हो रहे हैं। क्रोमोसोम्स के अतिरिक्त सभी आरएनए, प्रोटीन्स, ऑल द वेरियस ऑर्गेनेल्स, ये सभी इन डुप्लीकेट हो जाते हैं, इनकी प्रतियां बन जाती हैं, और इस अवस्था को हम कहते हैं G1 फेज। In this way, during the G1 phase, the cytoplasmic content of the cell it increases. जब G1 फेज पूर्ण होता है उस समय क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है, अर्थात जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसका रेप्लिकेशन होता है एस फेज में। यानी जो हम कह रहे हैं 2n सेल, डिप्लॉइड सेल, जिसमें प्रत्येक क्रोमोसोम में एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। एस फेज में वो डीएनए का मॉलिक्यूल रेप्लिकेट हो जाता है और अब एस फेज
कंप्लीट हुए बाद प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 डीएनए मॉलिक्यूल हैं, because during this S phase replication of the genetic material it takes place। और यह दोनों जो डीएनए के मॉलिक्यूल्स बने हैं ड्यू टू रेप्लिकेशन, they are present in the form of two sister chromatids of the chromosome। S phase के बाद अन्य प्रोटीन्स का और उनका निर्माण होता है। इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि यह जो डीएनए का रेप्लिकेशन है ये संपूर्णतः हो गया है और सही प्रकार से हो गया है। अगर कोई एरर्स हैं तो उनको दूर किया जाता है डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स के द्वारा, और अब ये कोशिका विभाजन के लिए तैयार है आफ्टर द एंड ऑफ G2 फेज। यहाँ पे एक अन्य स्टेज की भी बात करेंगे जो जीवन के शुरू में होती है। यदि कोशिका का अभी विभाजन नहीं होना है तो उस केस में एट द बिगिनिंग ऑफ G1 फेज दिस सेल साइकिल इट अरेस्ट्स इटसेल्फ। यह परमानेंट भी हो सकती है, रुक सकती है सेल साइकिल, अर्थात इस कोशिका का अब कभी आगे विभाजन नहीं होगा, और टेम्पररी रूप से भी, अर्थात अभी विभाजन नहीं होगा। जब विभाजन होगा तब G1 फेज आगे बढ़ जाएगा। तो यह अवस्था G0 अवस्था है। G2 के बाद M फेज स्टार्ट होता है। हम बात अभी कर रहे हैं समसूत्री विभाजन की या माइटोसिस की, अतः अभी ये M फेज वी आर सेइंग इट कंप्राइजेज ऑफ माइटोसिस, और उसके बाद जब न्यूक्लियस विभाजित हो जाएगा, दो पुत्री न्यूक्लियाई में परिवर्तित हो जाएगा, उसके बाद साइटोकाइनेसिस के दौरान इसका साइटोप्लाज्म भी दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा। अब जब ये सेल साइकिल है, नेचर एंश्योर्स परफेक्शन, यानी कई पॉइंट पर इस सेल साइकिल में चेक पॉइंट्स हैं जहां पर ये सुनिश्चित किया जाता है कि यह सेल साइकिल की सेल डिवीजन की प्रक्रिया सही से हो रही है, बिकॉज द पर्पस ऑफ माइटोसिस इज फॉर्मेशन ऑफ टू आइडेंटिकल हेल्दी डॉटर न्यूक्लियाई। तो इसमें 3 चेक पॉइंट्स हैं। एक है जो इट अकर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ग्रोथ फेज 1, दैट इज G1। इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो कोशिका में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है दैट इज इनफ, जितने प्रोटीन्स वगैरह बनने हैं वो बन गए हैं, और यदि G1 अवस्था में सिंथेटिक प्रक्रियाएं या फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स और ये सही रूप में होती हैं तो S फेज में एंटर होता है, अन्यथा यह रेस्टिंग फेज या G0 फेज में आ जाती है कोशिका। S फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के बाद जब G2 में यह क्रॉस चेक हो जाता है कि इट इज जो डीएनए बना है वह सही और संपूर्ण रूप से उसका रेप्लिकेशन हो गया है, तो उस समय G2 के एंड पॉइंट की तरफ प्रॉपर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हुआ है वो सुनिश्चित करने के लिए एक और चेक पॉइंट है। यहाँ पर भी सेल साइकिल रुक सकती है यदि यह प्रक्रिया प्रॉपरली पूर्ण नहीं होती है। और सेल साइकिल का तीसरा चेक पॉइंट है मेटाफेज अवस्था में। यहाँ पे यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो काइनेटोकोर है जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे वो स्पिंडल फाइबर्स से भली भांति जुड़ गया है और जो डॉटर क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो सकते हैं इक्वली। तो इस प्रकार से दीज आर द 3 चेक पॉइंट्स, द G1 चेक पॉइंट, द G2 चेक पॉइंट एंड द M चेक पॉइंट। G2 फेज के बाद जब ये M फेज में
एंटर होती है। तो एम फेज को भी हमने विभिन्न चरणों के रूप में देखा है ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें इस प्रक्रिया को। ये विभिन्न चरण या 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। So the 4 stages of mitosis of the M phase, they are prophase, metaphase, anaphase and telophase. और यह जो stages हैं together they result in karyokinesis, nuclear division इनके फलस्वरूप हो जाता है। तो प्रोफेज अवस्था में जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर होने लगता है और क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लगते हैं। इसके बाद जो प्रोमेटाफेज अवस्था है यानी मेटाफेज से पहले स्पिंडल फाइबर्स नजर आने लगते हैं और ये जो क्रोमोसोम्स हैं जो क्रोमैटिन नेटवर्क के कंडेंसेशन से बने हैं वो अपने आप को ओरिएंट करने लगते हैं और मेटाफेज अवस्था में ये अपने आप को मेटाफेज प्लेट पे सेल के इक्वेटर पे अलाइन कर लेते हैं। स्पिंडल फाइबर सेंट्रोसोम्स के द्वारा बनता है इन एनिमल सेल्स, जो सेंट्रियोल्स के द्वारा सेंट्रियोल्स के 2 पोलर बॉडीज जब दोनों पोल्स पे चले जाते हैं और ये स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। पर ध्यान रखिएगा ये हम बात कर रहे हैं एक एनिमल सेल की या एक ऐसी कोशिका की जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है और इसीलिए देख लीजिए ये दे आर सर्कुलर, दे आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। एनाफेज अवस्था वो है जब सेंट्रोमियर पर से भी ये डॉटर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं और दोनों पोल्स की तरफ बढ़ जाते हैं। और टीलोफेज आते आते वापस से न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होने लगता है, क्रोमोसोम्स डीकंडेंस हो जाते हैं और 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है, डॉटर न्यूक्लियाई का, एंड अल्टीमेटली ये फरो फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ एनिमल सेल्स। अभी प्लांट सेल्स के बात करेंगे हम। दिस वी आर जस्ट गेटिंग अ रफ आइडिया, एक मोटे तौर पर व्हाट ऑल हैपेंस ड्यूरिंग दीज वेरियस स्टेजेस वो हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि हम ये स्टेजेस और इनमें क्या प्रक्रियाएं होती हैं इनके बारे में थोड़ा ज्ञान रखते हैं। और इसके बाद साइटोकाइनेसिस के फलस्वरूप ये जो फरो बननी शुरू हुई थी टीलोफेज में वो सेंटर पॉइंट तक पहुंच जाती है एंड इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स जिसमें प्रत्येक में जो केंद्रक है दैट इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ईच अदर। उसका जो क्रोमैटिन मटेरियल है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, बोथ ऑफ देम दे आर डिप्लॉयड, so 2 daughter cells they are formed। अब प्लांट सेल में जब हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की, समसूत्री विभाजन की, प्रक्रियाएं वही हैं, स्टेजेस वही हैं, अर्थात प्रोफेज जो सबसे लंबी अवस्था है किसी भी कोशिका माइटोसिस में समसूत्री विभाजन की, जिसके दौरान जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट होने लगती है, वो छोटे छोटे वेसाइकल्स में परिवर्तित हो जाती है और इन वेसाइकल्स में इसका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट फॉर्म्स दीज वेसाइकल्स। जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, वो भी विघटित हो जाती है। हमें पता है कि जो केंद्रिका है दैट इज बेसिकली द राइबोसोम फॉर्मिंग सेंटर्स। तो जब कोशिका विभाजन शुरू होता है, एम फेज शुरू होता है, उस समय सभी प्रोटीन्स और इनका निर्माण रुक जाता है कोशिका में, अर्थात इस
स्टेज में सिर्फ केंद्रक का विभाजन हो रहा है। सो दीज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, द न्यूक्लियोलाई, जो राइबोसोमल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स हैं, वो भी विघटित हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। इसी समय हमने देखा था कि जो एनिमल सेल्स हैं उसमें सेंट्रियोल्स से सेंट्रोसोम्स बन जाते हैं, 2 पोल्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं। लेकिन पादप कोशिका में सेंट्रियोल अनुपस्थित होते हैं, तो वहां स्पिंडल फाइबर्स या स्पिंडल फॉर्मेशन कैसे ऑर्गेनाइज होता है? वहां पर प्रोफेज अवस्था के दौरान जो प्रोफेज बैंड है वो डिसइंटीग्रेट होता है। ये प्रोफेज बैंड क्या है, इसके बारे में अभी हम आगे जानकारी लेंगे, क्योंकि इसका रोल स्पिंडल फॉर्मेशन में भी है और साइटोकाइनेसिस में भी है। तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आफ्टर टॉकिंग अबाउट द साइटोकाइनेसिस पार्ट। तो प्रोफेज अवस्था में जो प्रोफेज बैंड बनता है कोशिका में, वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है, और उसके अतिरिक्त जो न्यूक्लियर एनवलप है उसके दोनों सिरों पर एट राइट एंगल टू दिस प्रोफेज बैंड पोलर कैप्स बन जाती हैं। यहाँ पर दे बेसिकली आर द पॉइंट्स जो बायपोलर स्पिंडल एस्टैब्लिश करती हैं, एक लूज स्पिंडल। इसके बाद जब मेटाफेज अवस्था आती है, जो अपने क्रोमोसोम्स हैं, दे ओरिएंट देमसेल्व्स ऑन द इक्वेटर प्लेट, सेल इक्वेटर मेटाफेज प्लेट पे अपने आप को व्यवस्थित कर लेते हैं, और इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि प्रत्येक क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है, दोनों तरफ काइनेटोकोर है, प्रोटीन असेंबली जो स्पिंडल फॉर्मेशन करती है, स्पिंडल फाइबर्स से जुड़ी होती है, तो वो दोनों कोशिका के पोल्स की तरफ ओरिएंटेड होते हैं। अर्थात जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इस तरफ वाले काइनेटोकोर से भी जुड़ करके इस पोल से जुड़ेंगे, और एक अन्य स्पिंडल फाइबर इस तरफ वाले काइनेटोकोर से जुड़ के इधर जुड़ेगा। अर्थात प्रत्येक क्रोमोसोम को दोनों पोल्स से जोड़ने वाली स्पिंडल फाइबर्स उपस्थित होती हैं। स्पिंडल फाइबर्स पोल को पोल से भी जोड़ती हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी होती हैं, और माइक्रोट्यूब्यूल्स ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। अब ट्यूबुलिन प्रोटीन मॉलिक्यूल अगर इन माइक्रोट्यूब्यूल में से हट जाए तो ये छोटे हो जाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल, और जुड़ जाए तो माइक्रोट्यूब्यूल लंबे हो जाएंगे। तो माइक्रोट्यूब्यूल का वो वाला पार्ट जहां पर ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल जुड़ सकते हैं, इट इज नोन एज द प्लस एंड, इट इज टुवर्ड्स द काइनेटिक कोर, और पोल्स की तरफ उसका माइनस एंड होता है जहां से ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स हट सकते हैं, निकल सकते हैं, जिससे ये ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल्स छोटे हो सकते हैं। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये डायनेमिक नेचर है कि इसमें ट्यूबुलिन मॉलिक्यूल्स जुड़ भी सकते हैं और इसमें से निकल भी सकते हैं, दिस बेसिकली जनरेट्स प्रेशर, और उस प्रेशर के फलस्वरूप एनाफेज अवस्था में ये जो डॉटर क्रोमैटिड्स हैं ये सेंट्रोमियर्स पर से अलग हो जाते हैं, और अब दे फॉर्म द डॉटर क्रोमोसोम्स। जो पोल टू पोल वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं या स्पिंडल फाइबर्स हैं वो इलोंगेट होते हैं ताकि ये पोल्स बिल्कुल कोशिका के दोनों सिरों की तरफ खिसक सकें, और ये जो क्रोमैटिड्स अब जो डॉटर क्रोमोसोम हो गए हैं उनको पोल से जोड़ने वाले माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये छोटे होते जाते हैं, दे कॉन्ट्रैक्ट
because of removal of this tubulin protein, और इसके कारण ये डॉटर क्रोमैटिड्स दोनों पोल्स की तरफ गति करते हैं। एनाफेज इज बेसिकली द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस, क्योंकि इसमें सिर्फ सेंट्रोमियर डिवाइड होते हैं और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं वो दोनों सिरों की तरफ खींचने लगते हैं। अल्टीमेटली दे रीच द टू पोल्स ऑफ द सेल, और जब यह किसी कोशिका के दो सिरों पर पहुंच जाते हैं तो टीलोफेज अवस्था आरंभ होती है। टीलोफेज अवस्था के दौरान बेसिकली प्रोफेज में जो भी प्रक्रियाएं हुई थी उनका रिवर्स प्रक्रियाएं होती हैं टीलोफेज में। दोनों डॉटर जो न्यूक्लियाई हैं वो बनने लगते हैं, अर्थात जो स्मॉल वेसाइकल्स बनी थी प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, वो वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लेती हैं। जो क्रोमोसोम बने थे बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन नेटवर्क, वो वापस से डीकंडेंस होने लगते हैं और फिर से वो न्यूक्लियर क्रोमैटिन का निर्माण कर लेते हैं। न्यूक्लियोलस वापस से नजर आने लगता है बिकॉज नाउ द सेल हैज टू रिगेन ऑल इट्स प्रॉपर्टीज। जब यह जो अपने डॉटर क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों पोल्स की तरफ गति कर रहे होते हैं, उस समय प्लांट सेल में बीच की जो इक्वेटर है, मेटाफेज प्लेट वाला जो रीजन है, यहाँ पर गोल्जी काय द्वारा निर्मित कुछ वेसाइकल्स आकर के एक डिस्क का निर्माण कर लेती हैं जिसको हम सेल प्लेट कहते हैं। गोल्जी काय की ये जो वेसाइकल्स हैं दे हैव गॉट अ मेम्ब्रेन और इसके अंदर कुछ पदार्थ भरा हुआ है, तो ये वेसाइकल्स आकर के एक दूसरे से यहाँ पे जुड़ जाती हैं और इनकी जो मेम्ब्रेन है इट फॉर्म्स द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल्स, और इसके अंदर भरा हुआ जो पदार्थ है वो सेल वॉल बनाएगा इन पुत्री कोशिकाओं का। नई वेसाइकल्स आकर के और इस डिस्क के साइड में जुड़ती चली जाती हैं और तब तक जुड़ती हैं जब तक कि हमारी ये सेल प्लेट पेरेंट सेल वॉल से जुड़ नहीं जाती, उससे फ्यूज नहीं हो जाती। एंड वंस दिस हैपन्स, जो सेल प्लेट है वहाँ सेलुलोज डिपोजिशन होने लगता है और हमारे पास दो पुत्री कोशिकाएं प्राप्त होती हैं, ईच हैविंग इट्स ओन सेल वॉल या सेल एनवलप, यानी सेल मेम्ब्रेन भी और सेल वॉल भी। और एक चीज और देखिए, यहाँ पे क्योंकि सेल वॉल कोशिका भित्ति इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द सेल, सो ये जो विभाजन की प्रक्रियाएं हैं ये दे आर नॉट इन अ सर्कुलर सेल। तो इस प्रकार से पादप कोशिका में कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। अब हमने बात करी थी प्री प्रोफेज बैंड की। यह प्री प्रोफेज बैंड जो सेल कॉर्टेक्स है उसके द्वारा निर्मित होता है। अब ये सेल कॉर्टेक्स क्या होता है? अधिकांश यूकार्योटिक सेल्स में जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक साइटोस्केलेटन उपस्थित होती है which is made up of actin filaments और विभिन्न एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन्स के द्वारा निर्मित होती है। तो प्रोफेज से पहले जब G2 अवस्था एंड होने लगती है उस समय पादप कोशिकाओं में ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं ये न्यूक्लियस के आर पार उस स्थान पे जहां फ्यूचर में हमारी मेटाफेज प्लेट बनेगी उस पॉइंट पर एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं। और प्रोफेज शुरू होते होते दिस प्री प्रोफेज बैंड इट डिसअपियर्स,
it disintegrates. इसकी जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो अपने आप को रीओरिएंट कर लेती हैं और एक तरह से वो केबल्स का निर्माण करती हैं जो प्लांट सेल की स्पिंडल फाइबर्स को एक स्पिंडल स्ट्रक्चर देता है। ये स्पिंडल फाइबर्स प्लांट सेल में काइनेटोकोर्स द्वारा निर्मित होती हैं और they have to orient themselves towards the two poles, towards the cap-like structure that is formed on the two ends of the nuclei, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी। तो वहां पे ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर बना रही हैं एक्टिन फिलामेंट्स, ये केबल्स एक तरह से ओरिएंट करने का काम करती हैं स्पिंडल फाइबर्स को, जिससे वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर गेन कर सके। और इस प्रक्रिया में जो ये सेंटर प्लेट है, इस पे से मतलब दिस इज एक्टिन डिप्लीटेड जोन, यानी किसी भी कोशिका में साइटोस्केलेटन सब जगह पे पाई जाती है पूर्ण कोशिका में, लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रोफेज जिस पॉइंट पे प्री प्रोफेज बैंड था, दैट बिकम्स डिवॉइड ऑफ दिस एक्टिन फिलामेंट्स। और यह वो पॉइंट है जहां पर आकर के गोल्जी वेसाइकल्स इकट्ठी होती हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट। दे ऑर्गेनाइज टू फॉर्म दैट डिस्क इस रीजन में जहां पर किसी समय कोशिका विभाजन से पूर्व प्री प्रोफेज बैंड था। तो इस प्रकार से जो प्री प्रोफेज बैंड है, यह पादप कोशिका में न सिर्फ स्पिंडल फॉर्मेशन में सपोर्ट सिस्टम प्रदान करता है, बल्कि इट डिफाइंस द पॉइंट वेयर सेल प्लेट विल बी लेड डाउन। साइटोकाइनेसिस किस पॉइंट पर होगा वो भी सुनिश्चित करता है हमारा प्री प्रोफेज बैंड। तो the work of this centriole is taken over by pre-prophase band in most of the plant cells, not in all, but अधिकांश पादप कोशिकाओं में जो स्पिंडल फॉर्मेशन है उसका काम प्री प्रोफेज बैंड द्वारा होता है। और इस प्रकार से जहां एक कोशिका दो समान पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, जिसके कारण उसका डुप्लीकेशन हो जाता है, दैट इज समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। और इसका क्या महत्ता है किसी कोशिका के लिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस? बेसिकली देखा जाए तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट। जाइगोट की एक कोशिका से संपूर्ण ऑर्गेनिज्म का निर्माण समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होता है। इसके अतिरिक्त कहीं टूट फूट हो जाए या एनिमल्स में या कुछ प्लांट टाइप्स में भी जहां रीजनरेशन होता है, अर्थात कोई ऑर्गन वापस से नया बनता है, तो उस समय भी कोशिका समसूत्री विभाजन द्वारा ही विभाजित होती है। सो द टू मेन फंक्शंस ऑफ माइटोसिस, they help in the development, including vegetative reproduction of the plants, of the lower organisms, or repair or regeneration. So this is all about mitosis or samsutri vibhajan. Thank you.